1st April 11, रिपोर्टिंग डेट 31st March 12। ठीक है, ये हमने वाज़े तौर पे देख लिया। 31st March 12 है और ये 1st April 11 एक्विजिशन डेट। दरम्यान में कितने सालों का फर्क है? 1 सालों का फर्क। ठीक है, ओके। पिरामिड एक्वायर्ड, कहता यार 1 दर्जन केले नहीं, ज्यादा सारे। ठीक है, वो बेचारा परेशान हो गया यार। ओके, अच्छा। ऑन 1st April 11, पिरामिड acquired 80% of Square. The summarized statement 31 मार्च 12 की दी हुई है। इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेंट्री ट्रेड से बैंक दिए हुए हैं, इक्विटी प्रीमियम रिटेन अर्निंग। अच्छा जी, ये रिटेन अर्निंग है आपकी 1st April 11 की। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज 11% लोन, करंट लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी। At the date of acquisition, Pyramid conducted a fair value exercise on Square's net assets, which were equal to their carrying amount, with the following exception. An item of plant had a fair value of 3 million above its carrying amount. Fair value ज़्यादा है। At the date of acquisition, उसकी remaining life 5 साल रह गई। हम कर लेंगे। Square had an unrecorded liability of 1 million, ये है वो पॉइंट जो इस सवाल में नया आ गया, which was unchanged as at 31 March 12। 31 मार्च 12 को वो अनचेंज्ड है। अब ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, उसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। आप कहते हैं जी हमने इसे रिकॉर्ड करना है, आप इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज जो सब्सिडरी कंपनी, मैं सब्सिडरी कंपनी या पेरेंट कंपनी है। अब जरा रट्टे से बाहर निकल के मेरी बात सुनिए। रट्टा तो ये है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज को एक्विजिशन डेट पे कंसिडर किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों किया जाता है वो मैं समझाऊंगा। मेरे ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए की, मुझ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 100%, यानी कि मुझे खरीद रहे हैं। आप 20 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं मुझे, और 1 करोड़ की लायबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं कि जी कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में तो आती नहीं है। तो भाई वो कंटिंजेंसी अगर खत्म हो गई और लायबिलिटी पड़ गई मेरे ऊपर, तो अब तो आपने मुझे खरीदा हो ना, आपको करोड़ रुपए पड़ गया कि नहीं? तो इसलिए जो मैं जो कंपनी हूं, मेरे जो इस वक्त एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, आप उन्हें कहेंगे कि ये आपकी गोद में ये कंपनी थी जब ये लायबिलिटी कंटिंजेंसी क्रिएट हुई, लिहाजा हम आपको 20 करोड़ नहीं देंगे, 19 करोड़ देंगे। ये बात फॉलो करते हो? ये ऐसे ही है ना कि इंटेंजिबल एसेट, मेरे ब्रांड नेम जब आप खरीदने लगे तो 20 करोड़ में आप खरीद रहे थे, तो जो मेरे ओनर थे जिनसे आपने खरीदना मुझे, वो 20 करोड़ रुपया नहीं मांग रहे, वो कहते थे 21 करोड़ लेंगे। 21 किस चीज का? ब्रांड का भी 1 करोड़ लेंगे। वो आप कहती बैलेंस शीट में तो नजर नहीं आ रहा ब्रांड आपके 1 करोड़ ले रहे हैं। वो कहेंगे ना ब्रांड है, इसकी वैल्यू लगा लो, मार्केट में वैल्यू इसकी करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, हम 21 देते हैं। फॉलो किया? इसी तर्ज पे एक्विजिशन डेट पर अगर कोई आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज नहीं की हुई सब्सिडियरी कंपनी ने, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉलोड? तो उसने ये बात कही, स्क्वायर हैड एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1 मिलियन। अब इसको आपने अपनी उसके अंदर लेकर आना है, वर्किंग के अंदर।
Okay. Pyramid's policy is to value non-controlling interest at fair value at the acquisition date, NCI. For this purpose, share price of Square is 3.5 in respect of fair value of the वगैरह वगैरह ये बात भी होगी. Pyramid sells goods to Square at cost plus. Pyramid सेल कर रहा है cost plus 50% पे. मुझे बताओ जो इस सिचुएशन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसका इम्पैक्ट एनसीआई को भी जाएगा या नहीं? आगे हुसैन नहीं, बिल्कुल गधों वाला रिस्पॉन्स है. मैं माफी चाहता हूँ आपको गधा कहने में, लेकिन मुझे स्वाब हो रहा है क्योंकि इसके बाद आप सही हो गए. ऐसे जवाब आना चाहिए था. मियां उमर नहीं, मोहम्मद उमर नहीं. क्या है यार तुम लोग? हाँ जी अच्छा जाएगा एनसीए को? नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. मुदस्सर रोजा बता दो. ये वोल्ट पे क्या चला गया? कोई आया तो आया नहीं है. मैं ठीक कर रहा हूँ. जी बताओ. P sells goods to S 50% below. कॉस्ट के अंदर उसने 50% प्रॉफिट ऐड किया. ये कॉस्ट प्लस 50% है, इसलिए नहीं जाएगा. अगर मार्जिन होता तो जाना था एनसीआई में. नहीं मैं पूछना बाकी जाएगा इसलिए क्योंकि उसने आगे से एडिट किया होगा थर्ड पार्टी. मेरा सवाल सिर्फ ये था, पैरामिड ने सेल किया हुआ है कॉस्ट प्लस 50% पे. अगर इन्वेंट्री बची हुई है, चलो और क्लैरिटी दे देता हूँ. अगर इन्वेंट्री बची हुई है तो जो अनरियलाइज, क्योंकि मैंने लफ्ज अनरियलाइज बोला था ना, तो इसका मतलब है कि पीछे वो वाली बात है कि अनरियलाइज होता है उसको कहता है अगर इन्वेंट्री पड़ी हो, अनसोल्ड रहा हो. तो मैं बड़ा टू द पॉइंट सवाल करना चाह रहा हूँ. सेल पैरामिड कर रहा है सब्सिडरी को, किसने प्रॉफिट कमाया? पैरामिड ने, पेरेंट ने. तो पेरेंट के प्रॉफिट में सब्सिडरी के नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर का क्या ताल्लुक है? तो जवाब ना देने वालों को शर्म आनी चाहिए इस स्टेज पर भी. अभी तक क्या बोला था? एस टू पी पैरामिड, पेरेंट सेल कर रहा है. अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से जो मेरे सामने आ जाते हैं मेरी पढ़ाई में समझ आने में जो हाइल हो रहे हैं, मुझे आजमाइश में ना डाल, मेरे वो गुनाह माफ करवा दे जिसकी वजह से मैं पढ़ने से समझने से कासिर हूं. तो क्या बात समझाई है मैंने कि पेरेंट कंपनी, आप P2S और S2P जरा देख लीजिए. अगर पेरेंट सेल कर रही है सब्सिडरी को तो प्रॉफिट किसने कमाया? पेरेंट ने. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इंपैक्ट एनसीआई में नहीं जाएगा, सारा का सारा ग्रुप रिटेन अर्निंग से माइनस होगा. लॉजिकल. लेकिन अगर एस ने, सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया, अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट किसने कमाया? सब्सिडरी ने. अब सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स हैं उनको भी वो प्रॉफिट चला गया था ना. तो लिहाजा इसके अनरियलाइज्ड होने की वजह से उसमें से माइनस करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एनसीए परसेंटेज, और ग्रुप रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग परसेंटेज. ठीक है. अल्लाह से माफी मांग लिया करो, क्योंकि कोई शैतान है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो अच्छी खासी समझ आने वाली बातों को भी नहीं समझ आने देता. Below is a summary of the recorded activities for the year ended. अब ये recorded activities है.
सेल्स टू स्क्वायर और परचेज फ्रॉम पिरामिड, बात तो एक ही है ना, भले सेल्स टू स्क्वायर हो या परचेज फ्रॉम पिरामिड, बात तो एक ही है। अब उसने पिरामिड कह रहा है कि मैंने तो 16,000 की सेल की है, स्क्वायर कह रहा है मैंने तो 14,500 की खरीदी है, तो इसका मतलब दरम्यान में 1,500 का झगड़ा आ गया। वो 1,500 क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट। अब अगली बात देखो, मजे की बात है। पिरामिड के रिसीवेबल कहते हैं कि हमने 4,400 लेना है, स्क्वायर के पेएबल कहते हैं कि हमने 1,700 देना है। अब 4400 और 1,700 में कितना फर्क है? इधर टिक टिक करो, 2,700। तो ये जो 2,700 का फर्क है, उसमें ये वाला जो फर्क आपका कहलाएगा वो गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से है। 2,700 में से 1,500 निकालने, बाकी रह गया 1,200। तो 1,200 का जो फर्क है वो कैश इन ट्रांजिट का फर्क कहलाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट कंसोलिडेशन में आएंगे। अहम टॉपिक था, अहम पॉइंट था, ना समझ आने की सूरत में आप इस पॉइंट पे खुद फोकस करेंगे दोबारा से। ओके जी, बाकी का क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, मौजूद है सारा कुछ यहाँ पर, आप इसको खुद से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये सारी वर्किंग इधर हुई भी है, और ये बेटे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक आपने पढ़ ली नहीं है। वैसे भी कितने बुक से क्वेश्चन कर लिए? 20 क्वेश्चन बुक के भी कर लिए, जो पास पेपर से कर रहा हूँ वो भी कर लिए, काफी। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू करें प्लीज, आपकी मेहरबानी। ओके, थैंक यू।